तो पिछली क्लास जो हम लोगों की हुई थी उसमें हम लोगों ने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ा था कि आखिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है और जो आप लोगों के प्लांट्स होते हैं अगर उनको असेक्सुअली प्रोड्यूस करना हो उनके यंग वंस तो असेक्सुअली किस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी मत सोचना कि प्लांट्स सिर्फ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं। प्लांट्स आप लोगों का सेक्सुअल भी कर सकते हैं जो कि हम इसी चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस एक पॉइंट है, उस एक पॉइंट को अपने छोटे से दिमाग में रखना है। वो एक पॉइंट ये है कि रिप्रोडक्शन को हम लोग दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। पहला तो होता है आप लोगों का सेक्सुअल और दूसरा होता है असेक्सुअल। तो इसमें जो ये असेक्सुअल वाली कैटेगरी है ये तो देखो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, है ना। इस असेक्सुअल में टोटल कितनी कैटेगरीज होती हैं? 3 कैटेगरीज होती हैं। पहला, अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर कर रहा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो सकता है। यहाँ पे दूसरी कैटेगरी क्या होती है कि अगर आप लोगों के पास कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हो सकता है वह असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा हो, या हो सकता है आप लोगों के पास प्लांट्स हो और वो प्लांट्स क्या कर रहे हो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कहते हैं। राइट, ये तीनों हम लोग पढ़ चुके हैं जिसमें हमने ये पढ़ा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बाइनरी फ्यूजन परफॉर्म करता है ना, मल्टीपल फ्यूजन परफॉर्म करता है। और जो आप लोगों की बडिंग होती है किसके अंदर? ईस्ट के अंदर। वो बडिंग जो ईस्ट के अंदर होती है ये भी कौन परफॉर्म करते हैं? यूनिसेलुलर में असेक्सुअल। अब मल्टी सेलुलर में क्या आ जाता है? जो भी बच गया, अब बचा कुचा क्या है, जैसे फ्रेगमेंटेशन, ये आप लोगों का बच गया, है ना। अच्छा, उसके अलावा और क्या बच गया? अगर हम लोग बडिंग की बात करें, बट कौन सी वाली बडिंग? हाइड्रा वाली बडिंग, तो वो भी असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ही आती है, बट वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। प्लांट्स के बारे में भी हमने बात की थी कि प्लांट्स में ये पर्टिकुलर चीज़ 2 तरीके से हो सकती है, या तो नेचुरली करवा लो या तो आर्टिफिशियली करवा लो। फिर आर्टिफिशियल में भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन थे। मैंने कहा था कि वो सब आपके उतने डिटेल सिलेबस में नहीं है, बस हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, जैसे लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग, है ना, टिश्यू कल्चर। तो ये अभी तक की तुम्हारी पूरी जर्नी रही किसकी? असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। अब लेकिन असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अलावा हम लोगों को दूसरे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी पढ़ने हैं, एंड द सेकेंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब है जहां पर आपको नया लिविंग बीइंग या मैं कहूँ नया ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए 2 पेरेंट्स की ज़रूरत है ऑफ अपोजिट सेक्स, यानी कि एक फीमेल और एक मेल, है ना। 2 पेरेंट का मतलब ये मत सोचना कि यहाँ पर दोनों सेम चलेंगे, यानी कि दोनों मेल या फिर दोनों फीमेल। नो, नॉट पॉसिबल। हमको एक मेल चाहिए और एक आपका फीमेल चाहिए। तो 2 डिफरेंट, या मैं ऐसा कहूँ 2 अपोजिट सेक्स के क्या चाहिए हमको? पेरेंट्स चाहिए हैं। तो 2 अपोजिट सेक्स के जो पेरेंट्स होते हैं उनकी वजह से जाकर फिर आप लोगों को क्या मिलता है? एक बेबी मिलता है, यानी कि ऑफस्प्रिंग मिलता है। मैं यहाँ पे ऑफस्प्रिंग बोल सकती हूँ, बेबी बोल सकती हूँ, न्यू लिविंग बीइंग बोल सकती हूँ, कुछ भी। बट एक नया जन्म जब होता है, वो नया जन्म तभी होगा जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 2 अपोजिट सेक्स के पेरेंट्स लोगे। ठीक है, एक मेल तो एक फीमेल, दोनों मेल होंगे दोनों फीमेल होंगे ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, दोनों मेल या दोनों फीमेल वाला कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। अब यहाँ पे जो ये वर्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि सिर्फ एनिमल्स के अंदर होगा। ठीक है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो असेक्सुअल था वो सिर्फ यूनिसेलुलर के अंदर होता है। तो देखो मैंने वो भी गलतफहमी तुम्हारी दूर की कि नहीं, आपका जो जो असेक्सुअल है वो यूनिसेलुलर के अंदर भी हो सकता है और मल्टी के अंदर भी हो सकता है। हाँ, बट जो अब हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ये आपको मल्टी सेलुलर में ही मिलेगा।
और अगर मैं उसमें भी सेक्सुअल की बात करूँ तो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दो लोगों के लिए पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ने वाले हैं हम लोग प्लांट्स के केस में, ठीक है, कि अगर प्लांट्स को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना रहे तो कैसे करेंगे। और दूसरा हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एनिमल्स के केस में, कि अगर एनिमल्स को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना रहे तो एनिमल्स किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। अब हमारे आजू बाजू तो कितने सारे एनिमल्स हैं, काऊ है, बफेलो है, गोट है, हेन है, डॉग है, कैट है, पीजन है, स्पैरो है, वेल है ना, मतलब उड़ने वाले, तैरने वाले, चलने वाले, रेंगने वाले। वी हैव वेराइटी ऑफ एनिमल्स अराउंड अस। क्या आप उनमें से सभी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी आज की क्लास में पढ़ोगे क्या? ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। अभी आज की क्लास में तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा, है ना। तो हम लोग आज की क्लास छोड़ो, पूरे 10वीं का जो हमारा सिलेबस है, हम लोग वहाँ पे एनिमल्स के नाम पर सिर्फ एक ही स्पीशीज़ का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, और वो है ह्यूमन बींग्स का, ठीक है। हम लोग उसमें गाय का, बैल का, बकरी का, डॉगी का, बिल्ली का, इनका नहीं पढ़ने वाले। हमें सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ह्यूमन बींग्स के बेबी कैसे होते हैं इसको समझना है। और जो हमारे ह्यूमन बींग्स में दो सेक्सेस पाए जाते हैं, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन में मेल एंड फीमेल, उनके बॉडी के उनके सेक्स ऑर्गन्स किस तरीके से असेंबल होते हैं, हमें वो पढ़ना है। हाँ, ऑब्वियस है कि अदर जेंडर्स भी पॉसिबल है, बट हमारा सिलेबस हमको सिर्फ दो ही जेंडर्स तक रेस्ट्रिक्ट करता है, दैट इज मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो अगर तुम्हारा दिमाग उस डायरेक्शन में जा भी रहा है कि अच्छा तीसरा चौथा जेंडर अगर कोई होता है तो उनकी बॉडी किस तरीके से अलग होती है मेल से या फीमेल से, तो अभी उसको मत सोचो, क्योंकि राइट नाउ वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, राइट। तो ह्यूमन बींग्स में हम लोग दो लोगों के पूरे सेक्स बॉडी को समझेंगे। एक होगा आपका मेल की बॉडी को समझना होगा कि आखिर मेल की बॉडी में रिप्रोडक्टरी सिस्टम किस तरीके का है, और जो फीमेल है उनकी बॉडी में रिप्रोडक्टरी सिस्टम किस तरीके का है। क्योंकि देखो अभी तक आपने जितनी भी पढ़ाई की, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा, ब्रेन वाला सिस्टम पढ़ा होगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम, आप जितने भी सिस्टम पढ़ते हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, सभी के इसमें उनका स्ट्रक्चर, उनका अपीयरेंस, उनका फंक्शनिंग ऑलमोस्ट 99.999% सेम होता है। बट जैसे ही हम बात करते हैं रिप्रोडक्टरी सिस्टम की, तो मेल और फीमेल इनका जो रिप्रोडक्टरी सिस्टम है ये एक दूसरे से अलग हो जाता है। देखो अगर एक आदमी खाना खाता है तो जिस तरीके से उसकी बॉडी में वो खाना जाएगा और खाना जाकर जब पचेगा तो एंटायर जो भी प्रोसेस होगी डाइजेशन की, वही सेम प्रोसेस फीमेल बॉडी में भी होगी। कि ऐसा है कि फीमेल बॉडी के अंदर डाइजेशन की अलग प्रोसेस होती है और मेल बॉडी के अंदर डाइजेशन की अलग प्रोसेस होती है, नहीं। जिस तरीके से मैं अभी सांस ले रही हूँ, मेरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जा रहा है, उसी सेम तरीके से तुम्हारी बॉडी या किसी दूसरे लड़के की बॉडी के अंदर भी ऑक्सीजन जा रहा होगा और वो भी जिंदा रह रहा होगा, है ना। मतलब बेसिक मैकेनिज्म अदर लाइफ प्रोसेसेस की, चाहे मेल हो या है आप लोगों का फीमेल हो, ये दोनों के केस में कैसा होता है, सेम होता है। बट जब हम लोग किसकी बात करते हैं, आप लोगों के किसकी बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन या फिर व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्टरी सिस्टम, है ना। सिस्टम का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। तो मेल और फीमेल के अंदर ये डिफर कर जाते हैं, डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अब जैसे मेरे पास एक पेट है तो दूसरा जो लड़का है उसके पास भी पेट ही होगा, मेरे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके पास भी स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। बट अगर मैं बात कर रही हूँ रिप्रोडक्टरी सिस्टम की, तो ऐसे केस में रिप्रोडक्टरी सिस्टम के इसमें कभी भी मेल एंड फीमेल के ऑर्गन्स सेम नहीं होते, दे हैव डिफरेंट ऑर्गन्स हैविंग डिफरेंट फंक्शन। तो हमको मेल और फीमेल इन दोनों के
रिप्रोडक्टरी सिस्टम को अभी पढ़ना है, बट आज की क्लास हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि आखिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेप्स क्या होती हैं, है ना, किस तरीके से बेबी वगैरह आएगा बाद में, बट किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होता है, व्हाट आर दी वेरियस प्रोसेसेस, किसका क्या नाम है, किसका क्या रोल है, और कल से हम लोग क्या पढ़ना शुरू करेंगे, मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टरी सिस्टम को पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं इस बारे में बात करूं कि हमारा आज का टॉपिक क्या है, तो हम सबको पता है कि हमारा आज का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बराबर। मतलब अब आपको रिप्रोडक्शन कराना है, वो भी कैसे, सेक्सुअली। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ की पॉइंट्स हैं। सबसे पहला की पॉइंट, यहाँ पे आपको कितने पेरेंट्स चाहिए होते हैं, यहाँ पे आपको 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, और वो जो 2 पेरेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, शुड बी ऑफ अपोजिट सेक्सेस। वो दोनों कैसे होने चाहिए, आप लोगों के अपोजिट सेक्स के होने चाहिए। यानी कि पॉइंट नंबर 1 से हमको ये समझ में आता है कि एक अकेला पेरेंट पहली बात तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। मतलब इमेजिन करो कि एक लेडी है और अगर वो ये सोच रही है कि बस मैं अपने आप आफ्टर सर्टेन एज मेरा अपने आप रिप्रोडक्शन हो जाएगा, अपने आप मेरे अंदर बेबी आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। अगर एक मेल है जो अपने आप, है ना, ये सोच रहा है कि उसके बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, बेबी आ जाएगा। वैसे तो मेल के अंदर कभी बेबीज नहीं आते, बट स्टिल इफ दे आर थिंकिंग कि मान लेते हैं उनकी बॉडी के अंदर भी अपने आप बेबी हो जाएगा, तो नहीं होने वाला। आपको 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। आपको 2 लोग चाहिए ही चाहिए अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने की सोच रहे हो, चाहे प्लांट्स में करवाओ या चाहे ह्यूमन बीइंग्स में करवाओ या चाहे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में करवाओ। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं होता है कि वो जो 2 पेरेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, आप कहीं से भी उठाकर कोई से भी 2 पेरेंट्स लेकर आ गई। यानी कि ऐसा नहीं चलेगा कि दोनों फीमेल्स मिलकर रिप्रोडक्शन कराने का सोच रही हैं, नॉट पॉसिबल। दोनों मेल मिलकर रिप्रोडक्शन कराने का सोच रहे हैं, नॉट पॉसिबल। अगर आपको रिप्रोडक्शन कराना है सेक्सुअल, तो वहां से आपको 2 पेरेंट्स चाहिए होंगे जिनके सेक्सेस अपोजिट हो। यानी कि आपको चाहिए होगा एक मेल और आपको चाहिए होगी एक फीमेल। ठीक है, ओके। अब देखो, रिप्रोडक्शन जब होता है, मतलब जब मेल और फीमेल साथ में कॉप्युलेशन करते हैं, जिसको साइंस की भाषा में मेटिंग भी कहा जाता है, तो व्हेन दे मेट टुगेदर, है ना, जब वो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो देखो बेसिकली होता ये है कि मेल की जो बॉडी होती है ना, जैसे अब मान लेते हैं मेल या फीमेल छोड़ो, हमारी एक ह्यूमन बीइंग की या किसी की भी जो बॉडी होती है, उसके पास 2 प्रकार के सेल्स होते हैं। ठीक है, एक होते हैं आप लोगों के कौन से वाले सेल, सेक्स सेल्स, और दूसरे होते हैं अदर सेल्स। अदर सेल्स मतलब जो तुम्हारी बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है ना, अदर फंक्शनिंग के लिए नेसेसरी है उनकी। जैसे मान लेते हैं तुम्हारी स्किन है, स्किन से अगर मैं थोड़ी सी चमड़ी निकाल लूँ, तो वो जो चमड़ी में जो सेल्स होंगे वो कौन से होंगे, आपके नॉर्मल सेल्स। और दूसरे होते हैं स्पेशल सेल्स। स्पेशल मतलब रिप्रोडक्शन करने वाले सेल्स। आपकी स्किन में जो सेल है उससे कभी रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन करवाने के लिए स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम लोग सेक्स सेल्स कहते हैं। तो अगर मैं मेल की बात करूं या चाहे मैं फीमेल की बात करूं, दोनों की ही बॉडी में बोलो क्या होते हैं, सेक्स सेल्स होते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं लेट्स से मेल की, तो मेल के अंदर में, ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रही हूँ मैं, जो ये सेक्स सेल्स होते हैं इनको कहा जाता है स्पर्म्स। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, स्पर्म्स। सुना होगा तुम लोगों ने। और उसके अलावा जो फीमेल होती हैं, फीमेल, ठीक है, जो फीमेल होती हैं उनके अंदर एक्चुअली सेक्स सेल्स होते हैं जैसा मेल के अंदर होते हैं, बिसाइड्स अदर बॉडी सेल्स। उनको हम लोग कहते हैं ओवा, या फिर मैं कहूँ ओवम। फिलहाल के लिए हम उसको ओवा कहेंगे क्योंकि बहुत अच्छा लगता है मुझे वर्ड ओवा कहना।
अब जो सेल्स होते हैं, देखो सेल की बेसिक डेफिनेशन आपने 9th में या फिर उससे लोअर क्लासेस में पढ़ी होगी ही होगी कि सेल होता है, सेल का सेल वॉल होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, बराबर। ये सब बेसिक आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा। खैर हमको अभी इसकी ज़रूरत नहीं है और मैं उसमें जा भी नहीं रही हूँ, लेकिन एक बेसिक इतना तो पता होना चाहिए ना कि न्यूक्लियस होता है। तो वैसे ही अगर मैं तुम्हें मोटा मोटी तौर पर स्पर्म्स का स्ट्रक्चर बताऊं, तो देखो ये स्पर्म है, ये स्पर्म का हेड होता है कुछ इस प्रकार का, फिर स्पर्म की बॉडी होती है और फिर होती है स्पर्म की टेल। तो यानी कि स्पर्म के टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है टेल, एक होता है आप लोगों का बॉडी और एक होता है उसका हेड। और जो फीमेल के सेक्स सेल्स होते हैं जिसको मैं अभी ओवा नाम दे रही हूँ, इसमें आपको ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक राउंड स्पेरिकल शेप का आपका स्ट्रक्चर होता है जिसके सेंटर में क्या लोकेटेड होता है, न्यूक्लियस लोकेटेड होता है। कुछ इस तरीके का आपका फीमेल और मेल सेक्स सेल्स दिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से मेल और फीमेल सेक्स सेल्स दिखते हैं। अब रिप्रोडक्शन के लिए यानी कि एक बेबी के बनने के लिए, चाहे वो किसी भी एनिमल की बॉडी का बेबी क्यों ना हो, उसके लिए क्या ज़रूरी होता है? उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि स्पर्म्स और ओवा ये आपस में कंबाइन हो जाए, ठीक है, ये दोनों आपस में ऐड हो जाए। अच्छा, ऐड होने के बाद ना तो स्पर्म स्पर्म रहता है, ना तो ओवा ओवा रहती है। स्पर्म पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, जो ओवा रहती है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है और एक नया सेल बनता है, ठीक है। एक क्या होता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नया सेल बनता है, बराबर, एक नया सेल बनता है। तो बेसिकली वो जो नया सेल बनने वाली प्रोसेस होती है ना, जो स्पर्म और ओवा के कंबाइन होने से जो नया सेल बना, इस नए सेल के बनने वाली जो ये प्रोसेस होती है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये कहलाता है फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन होता है पहला स्टेप किस चीज़ का? एक बेबी के प्रोड्यूस होने का। अब फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या है कि जब आप लोगों का फीमेल का और मेल का सेक्स सेल आपस में कंबाइन होंगे, ठीक है, बराबर, आपस में कंबाइन होंगे, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को क्या कहा जाएगा? फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा। और वहाँ पे एक नया सेल क्रिएट होगा, है ना, वो एक क्या होगा? एक नया सेल क्रिएट होगा। क्या होगा आप लोगों का? नया सेल क्रिएट होगा। खैर, ये जो नया सेल क्रिएट हुआ है, इसको ये मत समझना कि बेबी बन गया। अभी बेबी बनने वाली प्रोसेस बहुत दूर है, ठीक है, अभी इतना तेज़ी से बेबी नहीं बनेगा। बेबी बनने वाली प्रोसेस में वक्त लगेगा, ठीक है। ये क्या है? आप लोगों के नई प्रोसेस है, या आप लोगों की क्या है? नई सेल का फॉर्मेशन हुआ है, ये प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन। खैर, वो जो नया सेल बना है उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें फर्टिलाइजेशन का एक और शॉर्ट सी जानकारी फर्टिलाइजेशन के बारे में दे दूँ। तो फिलहाल फर्टिलाइजेशन का मतलब तो समझ गए हो कि फर्टिलाइजेशन इज़ बेसिकली ए प्रोसेस जिसमें मेल और फीमेल सेक्स सेल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं और एक नया सेल बनाते हैं। अब देखो, कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, जिनके अंदर ये फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है ये इनसाइड द बॉडी होती है। इनसाइड द बॉडी मतलब जो मेल होता है ना, ठीक है, इनसाइड द फीमेल बॉडी, इनसाइड द एफ बॉडी, ठीक है, उसके अंदर अपने स्पर्म्स को इजेक्ट कर देता है, छोड़ देता है, और फिर स्पर्म्स और ओवा आपस में कंबाइन होती हैं और फीमेल की बॉडी के अंदर ही आपका नया सेल बनता है। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं? आप लोगों का इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा बोलो ये क्या है? कॉमन है। डॉग के अंदर, आपके कैट के अंदर, हम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, है ना, काऊ के अंदर, इन सब के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। बट देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स जो इस तरीके के फर्टिलाइजेशन को प्रेफर नहीं करते। उनकी बॉडी में जो फर्टिलाइजेशन होता है, ये फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी का मतलब क्या होता है? ना तो फीमेल बॉडी के अंदर बच्चे बनते हैं,
है ना तो मेल बॉडी के अंदर बच्चे बनते हैं, दोनों में से किसी बॉडी के अंदर बच्चे नहीं होते। एक्चुअली बच्चे बनते हैं बाहर। तुम्हें लगेगा बाहर हवे में, मे बी हवे में, मे बी पानी में, बट बॉडी के बाहर, आउटसाइड द बॉडी। तो इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल। तो एनिमल्स की अगर मैं बात करूं तो एनिमल के इसमें दो फर्टिलाइजेशन होते हैं, दो टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब फीमेल बॉडी के अंदर होता है, प्रेग्नेंट हो जाते हैं, है ना, फिर बेबी होता है, वो वाली प्रोसेस। और एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर होता है, ठीक है, जो बॉडी के बाहर होता है। लेकिन ये इस प्रकार का जो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, बराबर, ये जो इस प्रकार का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को कौन से एनिमल्स करते हैं यार? कौन से एनिमल्स हैं जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस को करते हैं? आउटसाइड द बॉडी, मतलब फीमेल क्या करती है, जितने भी उसकी बॉडी के अंदर सेक्स सेल्स होते हैं उन सबको बाहर छोड़ देती है, ठीक है, बाहर छोड़ देती है। लाइक इफ वी हैव अ पिचकारी, पिचकारी से आपने पानी को छोड़ दिया, दैट लाइक दैट, उस तरीके से वो अपनी बॉडी के अंदर से क्या करती है, सारे सेक्स सेल्स छोड़ देती है। जो मेल होता है वो भी साइमल्टेनियसली उसी वक्त वो भी क्या करता है, सारे के सारे जो सेक्स सेल्स हैं वो भी छोड़ देता है। मेल और फीमेल दोनों के सेक्स सेल्स बॉडी के बाहर होते हैं, ठीक है, बॉडी के बाहर। और बॉडी के बाहर एनवायरनमेंट में, जैसे कि मान लो ये रेड कलर के सेक्स सेल्स हैं, किसके? फीमेल के, मैंने अज्यूम किया है, और ये येलो कलर के सेक्स सेल्स है किसके? मेल के। तो इस तरीके से बाहर एनवायरनमेंट में ये लोग अपने अपने सेक्स सेल्स क्या करते हैं, एमिट कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, और फिर इन दोनों के सेक्स सेल्स आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं, कंबाइन होते हैं। कई बार जब वो आपस में टकराते हैं तो टकराने के बाद वो मर भी जाते हैं। देखो, क्योंकि आपने अगर वाली मूवी देखी है, लेट्स से 3 इडियट की जो नामक मूवी थी, उसकी जो शुरुआत ही हुई थी ना, वो शुरुआत कैसी हुई थी, उन्होंने एक रेस दिखाई थी कि बहुत सारे स्पर्म्स पैदा होने के लिए कंपटीशन करते हैं। मतलब एक इंसान का बच्चा बनने से पहले जब वो सेल के फॉर्म में बन रहा होता है, उसी दौरान से सोचो कंपटीशन शुरू हो जाता है ना। क्लास में, कॉलेजेस में तो दूर की बात है, जब आप जन्म भी नहीं हुआ है आपका, तब से सोचो कंपटीशन होना शुरू हो जाता है स्पर्म्स के बीच में। क्योंकि होता क्या है कि फीमेल की जो बॉडी होती है ना, उस फीमेल की बॉडी में सिर्फ 1 या 2 ओवा होती है, हार्डली 2 भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 1 ओवा होती है, महीने में सिर्फ 1 ओवा आती है फीमेल की बॉडी में। और जब मान लेते हैं मेल और फीमेल के बीच में मेटिंग होती है, तो फीमेल की बॉडी में तो 1 ही ओवा रहेगी, बट जो मेल अपने स्पर्म्स रिलीज करता है ना, हजारों स्पर्म्स रिलीज होते हैं एक बार में। इसका मतलब हजारों स्पर्म्स उस 1 ओवा के पास जाने के लिए कंपटीशन करते हैं, और हजारों स्पर्म्स में से कई स्पर्म्स तो उस ओवा तक जाते जाते ही मर जाते हैं, कई पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि उनके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती वगैरह वगैरह। और कोई जो उस पर्टिकुलर ओवा तक अगर पहुंच भी जाते हैं तो ओवा के अंदर घुसना होता है ना, ओवा के अंदर स्पर्म्स को घुसना होता है। बॉडी के अंदर ओवा पड़ी रहती है, लड़कियों के बॉडी के अंदर ओवा पड़ी होती है, स्पर्म्स को उस ओवा के भी अंदर घुसना होता है। तो इतने हजारों स्पर्म्स में से सिर्फ 1 स्पर्म घुस पाता है, और जो स्पर्म घुस जाता है उसी से नया सेल बनता है, बाकी के हजारों सेल बर्बाद। तो इमेजिन करिए, जब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही है तो इतना कंपटीशन है ना। बल्कि हमारी बॉडी के अंदर तो काफ़ी सेफ एनवायरनमेंट रहता है ना कोई उतना ज़्यादा हीट, ना कोई ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर एनवायरनमेंट का, बहुत ही सेफ माहौल रहता है। बट अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने सेक्स सेल्स बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज कर देता है, तो एनवायरनमेंट में तो कितनी कठिन समस्याएं होती हैं। कई बार हो सकता है कि फीमेल और मेल के सेल्स आपस में टकराई ना, कई बार टकरा के बर्स्ट आउट हो जाएं, कई बार टेम्परेचर की वजह से मर जाएं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक्चुअली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में अगर मान लो हजारों सेक्स सेल्स रिलीज हुए हैं मेल और फीमेल के, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हजारों बच्चे बनते हैं, उनमें से कुछ ही बनते हैं। कई बार तो अगर सेक्स सेल्स बन भी जाते हैं तो छिपकली, सांप जैसे कीड़े मकोड़े उन सेल्स को खा जाते हैं, है ना। तो ऐसे केस में बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं। बट कौन है ये ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करने का सोचते हैं? तो इनमें 2 लोगों का नाम
बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, तुमने एक्चुअली सुना होगा इनके बारे में बराबर। अच्छा बोलो क्या है, वो होते हैं आपके फ्रॉग्स, मेंढक। ये लोग क्या करते हैं, इनमें जो मेंढकी होती है, मतलब जो फीमेल मेंढक होती है, वो क्या करती है, अपने एग्स डिपॉजिट कर देती है और बाद में उसी सेम जगह पे जो मेल है वो अपने स्पर्म्स का भेज देता है, डाल देता है। फिर मेल और फीमेल के वो पर्टिकुलर सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं और वहाँ से कंबाइन होकर नया सेल बनता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बायोलॉजी की भाषा में इस पर्टिकुलर नए सेल को बेसिकली क्या कहा जाता है, इसको जाइगोट कहा जाता है। ये लो, यहाँ से तुम लोगों की लाइफ में एक और नया वर्ड एंट्री लिया, दैट इज जाइगोट। ठीक है, यहाँ पे एक और नया वर्ड एंट्री लिया, दैट इज जाइगोट। जो नया सेल बनता है ना, सेल्स के कंबाइन होने से, सेक्स सेल्स के कंबाइन होने से, उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। जाइगोट हुआ, यानी कि फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जाइगोट बनाना। ये जाइगोट क्या है, ये नया सेल है। किसका नया सेल है, ऑफ दैट बेबी, जो भी बेबी ये बनेगा उसका ये खुद का सेल है, जो कि काय से बना है, फीमेल और मेल सेक्सेस के कंबाइन होने से ये बना है जाइगोट। ठीक है, ये होता है जाइगोट। ठीक है, इस जाइगोट के बनने में पेरेंट यानी कि मेल और फीमेल दोनों के डीएनए बोलो क्या हुए हैं, कंबाइन हुए हैं, ये कंबाइन हुए हैं। ठीक है, अच्छा क्या जाइगोट को हम अपना बेबी मान सकते हैं क्या जाइगोट को हम बेबी कह सकते हैं, क्या बेबी बन गया, बेबी बन गया? नहीं, जाइगोट का बनना डजंट मीन्स कि बेबी बन गया। ठीक है, जाइगोट का बनना इसका ये मतलब नहीं होता कि बेबी बन गया। कई फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनकी बॉडी में जाइगोट बन जाता है, बट जाइगोट के बनने के बाद जो बेबी बनने वाली प्रोसेस होती है ना, वो उनकी बॉडी में नहीं हो पाती। तो जाइगोट डजंट मीन्स कि बेबी बनेगा ही बनेगा। स्टार्टिंग हो गई है, लेकिन इसके बाद आगे के भी बहुत सारी स्टेप्स होती हैं डेवलपमेंट की, जो एक्चुअली में उस जाइगोट के अंदर होती है। फिर धीरे धीरे यही जाइगोट किस में कन्वर्ट होता है, आप लोगों के बेबी में कन्वर्ट होता है। अब देखो जाइगोट बेसिकली क्या है, जाइगोट एक प्रकार से एक सेल ही तो है, ये एक छोटा सा प्यारा सा सेल है। बट तुम ये बताओ कि जब हम लोगों का बच्चा पैदा होकर बाहर आता है, चाहे कुत्ते का हो, चाहे बिल्ली का हो, या चाहे इंसान का हो, क्या तुम्हें उसकी बॉडी में एक सेल दिखता है क्या? भाई बच्चा पैदा हुआ है, उसकी बॉडी में तो करोड़ों सेल्स होते हैं। तो जाइगोट के पास तो एक सेल था, बच्चे के पास इतने करोड़ों सेल कैसे आए? इसका मतलब ये जो जाइगोट है जिसके पास एक सेल था, ये पर्टिकुलरली जाइगोट जिसके पास एक सेल था, ये क्या होता है, यहाँ पे उस पर्टिकुलर जाइगोट का सेल डिवीजन होता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर जाइगोट का क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। खैर, जब आप लोग हायर बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आप इस प्रोसेस का नाम भी पढ़ेंगे कि जब सेल डिवाइड होकर फर्दर और सेल्स बनाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। बट अभी वो मेरा सिलेबस का पार्ट नहीं है 10th क्लास का, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। ठीक है, 2 सेल्स बनते हैं, फिर 2 सेल्स डिवाइड होकर और 2 सेल्स बनते हैं। तो तुम समझो कि इस तरीके से सेल डिवाइड होता जाता है, 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 और फाइनली आप लोगों को क्या मिलता है, एक बेबी मिलता है। आप लोगों को क्या मिलता है, एक बेबी की बॉडी मिलती है। तो जाइगोट से लेकर बेबी की जो जर्नी है वो अचानक से नहीं हो जाती, वो स्टेप बाय स्टेप में ही होती है। ठीक है, उसको होने में वक्त लगता है ना। अचानक से बेबी बन गया ऐसा नहीं होता। ठीक है, अचानक से बेबी बन गया ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। खैर, अब ये जो प्रोसेस है जिसमें हम लोगों का, ठीक है, ये जो प्रोसेस है जिसमें हम लोगों का बेबी बनता है, इस बेबी और जाइगोट के बीच में एक प्रोसेस और होती है, या एक वर्ड और होता है, मैं कहूँ फीटस। ठीक है, एक वर्ड और होता है फीटस। अब ये फीटस का मतलब क्या है? मैनी ऑफ अस थिंक कि फीटस और बेबी दोनों का सेम मीनिंग होता है, और कई लोगों को लगता है कि फीटस और जाइगोट दोनों का सेम मीनिंग होता है। तो ऐसा नहीं है। अब समझते हैं कि मीनिंग क्या है। ठीक है, देखो, जब जाइगोट डिवाइड हो रहा है
डिवाइड होकर ढेर सारे सेल्स बना रहा है। तो एक्चुअली उस पर्टिकुलर स्टेज को कहा जाता है एम्ब्रॉयो। ठीक है, उस पर्टिकुलर स्टेज को क्या कहा जाता है? एम्ब्रॉयो। बराबर, उसे क्या कहा जाता है? एम्ब्रॉयो। अब देखो, एम्ब्रॉयो से हम किस में कन्वर्ट होते हैं? बेबी में। बेबी मतलब आपको उस पर्टिकुलर बेबी का सर भी दिख रहा है, उसकी आंखें दिख रही हैं, उसका मुंह दिख रहा है, उसके कान दिख रहे हैं, उसके बॉडी दिख रही है, उसके हाथ दिख रहे हैं, उसके पैर दिख रहे हैं, मतलब एक कंप्लीटली डेवलप्ड। बराबर, कंप्लीटली डेवलप्ड। बट ठीक है, बट अगर मैं तुमसे बोलूं कि फीटस क्या है, ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूं कि फीटस क्या है, तो देखो फीटस को तुम कैसे जवाब दोगे कि फीटस का मतलब क्या होता है? इनिशियली जब जायगोट डिवाइड होता है, धीरे धीरे डेवलप होता है ना, तो फीटस बनता है। फीटस का मतलब बेसिकली ये होता है अ स्टेज ऑफ बेबी। ठीक है, अ स्टेज ऑफ बेबी। ठीक है, एक बेबी की वो स्टेज वेयर यू कैन सी इट्स बॉडी पार्ट। ठीक है, जहाँ पे आप उसके बॉडी पार्ट्स को क्या देख सकते हो? देख सकते हो। उसको क्या कहते हैं हम लोग? फीटस कहते हैं। हाथ दिख सकता है, मतलब सोनोग्राफी के थ्रू हाथ दिख सकता है, पेट दिख रहा होगा, सर दिख रहा होगा, है ना, 4-5 महीने बाद यूजुअली दिख जाता है। उस पर्टिकुलर स्टेज को कहते हैं हम लोग फीटस। लेकिन अगर मान लेते हैं मैं वो 3-4 महीने से पहले देखूं, मतलब जब एक लेडी प्रेग्नेंट हुई है, अगर मैं उसी वक्त जाके चेक करूं सोनोग्राफी के वाया, तो मुझको ना हाथ दिखेगा, ना मुझको पाँव दिखेगा, ना मुझे मुंडी दिखेगी। मुझे सिर्फ ऐसा दिखेगा कि कोई बॉल पड़ी हुई है। कोई बॉल पड़ी हुई है मतलब सिर्फ गोल 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 सी एक बॉल रखी हुई है, जिसमें ना आपको हाथ दिख रहा है, ना आपको पाँव दिख रहा है। तो फीटस मतलब जहाँ पे आपको क्लियरली उसके बॉडी पार्ट्स विजिबल होना शुरू हो जाते हैं, उस पर्टिकुलर स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? फीटस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये पूरी कहानी थी किसकी? फर्टिलाइजेशन की। अब हम लोगों को एक एक स्टेप को समझना होगा कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, किस तरीके से ये बेबी वगैरह बनता है। उसके लिए क्या ज़रूरी है? मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स की पहले स्टडी करना। खैर, तो ये तो अभी इंट्रोडक्शन क्लास थी, इस चीज़ को फिलहाल यहाँ रोकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वाली क्लास में इसके आगे का